So we'll go ahead with next topic. So today we will start with position time graph. So if you remember, हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू चैप्टर मोशन, और हम लोगों ने मोशन में पहले तो मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, कौन से टाइप्स ऑफ मोशन है. देन वी स्टार्टेड विद रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, स्पीड के 4 टाइप्स, वेलोसिटी उसके 4 टाइप्स, एक्सेलेरेशन और उसके 4 टाइप्स, एंड लास्टली वी हैव सीन व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. तो ये सब हमने कल कवर किया था. टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो जो अब तक हमने थ्योरी देखा वही थ्योरी हम लोग ग्राफ से ही बता सकते हैं. सो नेक्स्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ. अब पोजीशन टाइम ग्राफ में फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि ग्राफ की जब बात करते हो तो 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस. तो व्हेन यू से पोजीशन टाइम ग्राफ, टाइम हम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट करते हैं. तो एक्स एक्सिस विल नाउ बी टाइम एक्सिस नाउ ऑनवर्ड्स. तो मैं अगर गलती से कहीं एक्स एक्सिस बोल दूँ तो वो टाइम एक्सिस है, और यहाँ पे पोजीशन एक्सिस है. अब पोजीशन एक्सिस को मैं फिलहाल पी से डिनोट कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में इसको चेंज कर दूंगा. अब इसको पी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम वी आर फोकसिंग ऑन रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन. अब जब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है. अगर एक्स एक्सिस है तो मैं यहाँ पे एक्स लिखने वाला हूँ, राइट. और अगर मोशन अलोंग वाई एक्सिस है तो मैं यहाँ पे वाई लिखूंगा. अगर मोशन अलोंग जेड एक्सिस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड. तो यहाँ पे x या y या फिर z आप प्लॉट कर सकते हो y एक्सिस पे, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट. तो याद रखना, फर्स्ट थिंग इज दैट कि तुम्हारे पास तुमको पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए. टाइम तुमने x एक्सिस पे फिक्स किया है और तुम y एक्सिस पे पोजीशन प्लॉट करने वाले हो. और अगर मोशन अलोंग x एक्सिस है तो y एक्सिस पे x आएगा, अलोंग y एक्सिस है तो y पे y आएगा, और अलोंग z एक्सिस तो y एक्सिस पे z आएगा. गुड. तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल. और एक काम करता हूँ साथ में मैं आपको, देखो हमने कल भी यही एग्जांपल लिया था. हमने बोला था कि ये एक लाइन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है. टाइम इंस्टेंट t1 पे पोजीशन क्या है, x1. तो टाइम इंस्टेंट t1 पे पोजीशन क्या है, x1, और टाइम इंस्टेंट t2 पे पोजीशन क्या है, x2. बस इसी को अब मैं ग्राफ के फॉर्म में बताने वाला हूँ. So let us consider a particle which is moving along x-axis. So consider a particle moving along x-axis. Along x-axis. Let the position of the particle be x1 at time t1 and x2 at time t2 respectively, right. अब एक काम करते हैं, ये जो पोजीशन मैंने बोला x1 at time t1, तो इसको मैं ग्राफ पे एक पॉइंट से दिखाता हूँ. मान लेते हैं कि ये टाइम इंस्टेंट t1 था. इस टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था, x1. तो यहाँ पे था x1. और जो दूसरा टाइम इंस्टेंट t2, वहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था, x2. तो टाइम t2 को करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो होगी x2. एक काम करते हैं, और ये जो t1 इंस्टेंट पे x1 है इसको a पॉइंट बोल देते हैं, t2 इंस्टेंट पे x2 इसको b पॉइंट बोल देते हैं. मतलब पार्टिकल टाइम t1 से t2, x1 से x2 गया, मतलब a से b गया along this line. गुड. तो ये जो मैंने लिखा है, let the position of the particle be x1 at t1, that is represented by point A, and x2 at time t2, this is represented by point B in the graph. ये यहाँ तक. तो बस मोशन को अभी मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे x1 पोजीशन पे था t1 पे, तो वो A पॉइंट बन गया, x2 at t2 वो B पॉइंट बन गया. गुड. अब पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसको बोल देता हूँ एंगल थीटा. तो दिस एंगल इज थीटा. और याद रखना, ये एंगल थीटा है, तो तुम इस लाइन को अगर पीछे एक्सटेंड करने वाले हो, जहां जहां पे ये लाइन पीछे कट करेगा वो एंगल क्या बनता जाएगा, थीटा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल. तो दैट विल बी थीटा अगेन. तो ये थीटा एंगल यहाँ है, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी दिखा सकता था मैं. एंड देन ऑफ कोर्स यू शुड नो, यू मस्ट नो, जब आप बोलते हो ये t1 वैल्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक t1 है, और ये t2 है तो यहाँ से यहाँ तक
T2 है। तो अगर ये T1 है और ये T2 है तो ये कितना है? T2 minus T1, तो T2 minus T1, तो this is T2 minus T1. Now if this is T2 minus T1, how much is this? T2 minus T1, because they are parallel. तो parallel है इसलिए T2 minus T1. Similarly, अगर ये x1 है और ये x2 है तो ये कितना है? तो x2 minus x1. अब पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके लिए एक काम करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं. हाउ डू यू डिफाइन स्लोप इन जनरल? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वेरी गुड. लेकिन यहाँ पे y की जगह पे x है तो x2 माइनस x1 और x के जगह पे टाइम है अपॉन T2 माइनस T1. बराबर. गुड. x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन पोजीशन और T2 minus T1 is change in time. What is change in position upon change in time? Displacement upon time क्या होता है? Velocity. तो आपको यहाँ से velocity मिल गया. तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? वेलोसिटी. तो अगर एक पोजीशन टाइम ग्राफ और अगर आपको वेलोसिटी पूछा हो तो क्या फाइंड करोगे? स्लोप. अब स्लोप फाइंड करने का और भी एक इजी तरीका है. थीटा का अपोजिट कौन है? x2 माइनस x1. एडजेसेंट कौन है? T2 माइनस T1. तो व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब यही tan थीटा भी है. तो अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना होगा तो बस एंगल का tan ले लो, मिल गया आपको वेलोसिटी. क्लियर? तो रिमेंबर व्हाट इंफॉर्मेशन यू कैन टेक आउट फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी फाइंड करना है पोजीशन टाइम ग्राफ से तो आपको सिर्फ स्लोप फाइंड करना है. तो अब ऐसा करेंगे, हम लोग अलग अलग टाइप्स के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ्स, और उसका फिजिकल मतलब क्या है वो देखेंगे. वो लेकिन उससे पहले समथिंग दैट यू मस्ट नो नाउ, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. स्लोप ऑफ जनरल ग्राफ्स, वो नोट्स में नहीं है बट आई जस्ट रियलाइज्ड इन वन ऑफ द बैचेस कि स्लोप्स का मतलब ही नहीं पता अब तक. तो स्लोप्स ऑफ जनरल ग्राफ, जनरल ग्राफ मतलब कुछ लाइंस में ड्रॉ करूंगा, मुझे सिर्फ आपसे ये समझ के लेना है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ. ये x, ये y. तो यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. 0 क्यों आता है? क्योंकि ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है, लेकिन y1 और y2 की वैल्यू सेम है. तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और y1 y2 सेम है तो न्यूमरेटर 0 हो गया. अब न्यूमरेटर 0 हो गया तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई. गुड. देन what is the slope of this graph? Infinity. क्योंकि इस केस में x1 और x2 की वैल्यू सेम है और x1 और x2 की वैल्यू सेम है तो अगर आपको याद होगा स्लोप में तुम लिखते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू तो सेम नहीं है लेकिन x1 x2 की सेम है तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो स्लोप आ जाएगा इन्फिनिटी. राइट. देन इसका मतलब क्या है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इन दिस केस, क्योंकि ये x एक्सिस है. लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज 0 स्लोप एंड लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस हैज इनफिनाइट स्लोप. अगर मेरे पास कोई और लाइन है जो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है लेकिन इन बिटवीन है, सो अगर मेरे पास एक लाइन है, लेट्स से आई हैव अ लाइन व्हिच इज नीदर पैरेलल नॉट नॉर परपेंडिकुलर, इट इज समथिंग लाइक दिस. स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट. यस, बट पॉजिटिव. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि x1, x2, y1, y2 इज ग्रेटर देन y1 तो y2 माइनस y1 पॉजिटिव हो गया. x2 इज ग्रेटर देन x1 तो x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव हो गया. न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है. तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है. इसकी वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में आती है. इसको तुम अब इसके आगे से मैं इसको अप द हिल बोलूंगा, अप द हिल. तो अप द हिल अगर हो तो स्लोप इज पॉजिटिव और डाउन द हिल हो तो नेगेटिव. डाउन द हिल मतलब ऐसा, डाउन द हिल मतलब फॉर एग्जांपल लाइक दिस. अगर यहाँ तुम चेक करोगे यहाँ पे x2 इज ग्रेटर देन x1, यस, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, लेकिन y1 की वैल्यू y2 से कम है. अरे ये y1 बन जाएगा ना और ये y2 हो जाएगा तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव.
तो डाउन द हिल मतलब स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, याद रखना। अप द हिल पॉजिटिव, डाउन द हिल नेगेटिव। अप द हिल लेफ्ट टू राइट, अगर लाइन ऊपर जा रही है, लेफ्ट से राइट लाइन ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव स्लोप, लेफ्ट से राइट नीचे आ रही है तो नेगेटिव स्लोप। अब ये सब तुमको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ्स एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन। वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन एंड देयर इंटरप्रिटेशन। तो एक एक करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि उसका फिजिकल मतलब क्या होता है। सो नाउ आई विल बी प्लॉटिंग टाइम एक्सिस हियर एंड दिस इज पोजीशन एक्सिस। यू हैव अ लाइन समथिंग लाइक दिस, बताओ इसका मतलब क्या है। हाँ स्लोप तो जीरो है पता है, वो तो अभी तो बताया। हाँ लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब कौन, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो होना मतलब v इक्वल्स टू tan थीटा भी जीरो होना। अब इसका मतलब ये भी होता है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, सो पार्टिकल इज एट रेस्ट। और दिख भी रहा है हमको टाइम के अलग अलग वैल्यू पे पोजीशन का सेम वैल्यू है, मतलब विथ टाइम पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, राइट। सो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, time axis represents particle at rest, represents particle at rest. This is your graph between 2 pm to minimum 3:15 pm। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया ना, मैंने बोल दिया ये 2 pm है और ये 3:15, कम से कम 3:15, तो उसमें तुमको पोजीशन चेंज करना अलाउड ही नहीं है। तो दिस इज योर ग्राफ। तो तुम खुद को भी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो बिकॉज यू आर एट रेस्ट नाउ, यू कैन नॉट मूव बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, राइट। तो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब क्या होगा, पार्टिकल इज एट रेस्ट। कौन सा ग्राफ, विच ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। सो इन पोजीशन टाइम ग्राफ, इन पोजीशन टाइम ग्राफ a line parallel to time axis means the particle is at rest. How about this, what is theta here, 90, so what is slope here, infinite, तो v equals to infinity। इसका मतलब ये भी होता है, अभी बाकी नोट्स में है, मैं सब नहीं लिखने वाला यहाँ पे। इसका मतलब ये भी होता है, अगर आप अच्छे से इसको रीड करोगे, रीड मतलब ग्राफ को समझोगे, एक सेम टाइम पे, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी पोजीशन की वैल्यूज अलग अलग है। एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल हैज डिफरेंट पोजीशंस। वेलोसिटी इन्फिनिटी होना मतलब पार्टिकल का सेम टाइम पे अलग अलग पोजीशन होना। अब बताओ प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है क्या, कैन यू बी हियर नाउ एंड ऑल्सो एट होम नाउ, नो, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ग्राफ से समझ में आ गया कि ये केस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बता रहा है कि वेलोसिटी इन्फिनिटी है। वेलोसिटी इन्फिनिटी का मतलब होता है कि सेम टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग है। सो इट मींस इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट हैव अ सच केस, सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। Then third case, position and time, something like this, theta, बताओ what is the meaning of this, constant, constant velocity, क्योंकि एंगल कांस्टेंट है। अगर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल 45, तो इसका मतलब वेलोसिटी विल बी tan 45। व्हाट इज tan 45, 1। तो अगर एंगल कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट। मतलब दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद है हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा था, तब बोला था मैंने कि अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, लेकिन ये सारे टाइप के वेलोसिटी हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो अगर थीटा कांस्टेंट है पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर एंगल कांस्टेंट है मतलब tan थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो होना। तो दिस इज अ ग्राफ
in which the particle is covering equal distances in equal intervals of time in the same direction. तो जो तुमने थ्योरी लिखा था अब वो तुम ग्राफ से समझा रहे हो. यू आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग विद ग्राफ. इतना कौन लिखेगा? अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन. यू ड्रॉ अ ग्राफ एंड डन. तो ग्राफ ड्रॉ करके समझ में आ गया कि दिस इज द केस ऑफ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन आल्सो. एक्सेलरेशन इज 0. A is 0. Remember this. Good. अब next case is, there are many cases. जैसे जैसे याद आते जाएगा वैसे वैसे, बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग सीक्वेंस. चलो ठीक है, नोट्स में से देख लेते हैं. सीक्वेंस जो नोट्स का है वही फॉलो कर लेंगे. सो यू हैव समथिंग लाइक दिस. अब इसका क्या मतलब होता है आपको पता है? यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे एंगल और भी ज़्यादा है. एंगल बढ़ते जा रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है. स्ट्रेट लाइन होता तो एंगल कांस्टेंट होता है, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन नहीं हो, कर्वेचर हो, तो एंगल बढ़ते जा रहा है. एंगल बढ़ना, थीटा इंक्रीजिंग. थीटा इंक्रीजिंग का मतलब होता है tan थीटा इज आल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि tan की वैल्यू 0 पे 0 होती है, राइट. फिर 30 पे बढ़ जाती है, 45 पे और बढ़ जाती है, 60 पे और बढ़ जाती है. तो विद एंगल tan आल्सो इंक्रीजेस. तो अगर एंगल इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है. अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती है तो उस केस में व्हेन द वेलोसिटी वैल्यू इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव. याद है क्या? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल से ज़्यादा है, तो फिर वो एक्सेलरेशन क्या आता है? पॉजिटिव. तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सो अ ग्राफ बेंडिंग टुवर्ड्स विच एक्सिस? पोजिशन एक्सिस. विच एक्सिस? पोजिशन एक्सिस. क्योंकि दो एक्सिस है ना यहाँ पे, पोजिशन वर्सेस टाइम. पोजिशन वर्सेस टाइम. तो पोजिशन टाइम ग्राफ जब पोजिशन एक्सिस की तरफ बेंड हो, a graph bending towards position axis, a graph bending towards position axis, मतलब एंगल इज इंक्रीजिंग, मतलब tan थीटा की वैल्यू इज इंक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू इज इंक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. तो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ इज दिस ग्राफ. यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है, और ग्राफ ऐसा है. अब इस केस में एंगल कम होता जा रहा है. अब बोलोगे एंगल कैसे कम हो रहा है? एंगल कभी भी टाइम, अगर मुझे इस पॉइंट पे एंगल निकालना है ना, इफ आई वांट टू फाइंड आउट एंगल एट दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करूंगा. ऐसा एंगल मेजर करूंगा. मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और एंगल मेजर करूंगा. मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करूंगा. तो देख रहे हैं तुमको एंगल पहले ज़्यादा था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर जीरो ही हो गया. तो ये जो ग्राफ आता है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, इसका मतलब एंगल क्या है? डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है. अगर एंगल डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी क्या है? अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है. यस. और अगर ऐसा है तो ए क्या है? नेगेटिव है. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को तुम बोलते हो रिटार्डेशन. क्या बोलते हो? सो दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन. So a graph bending towards a time axis, a graph bending towards time axis represents retardation. Represents retardation. मतलब velocity is decreasing with time. Right? तो ये अभी तक 5 ही ग्राफ में बहुत सारे हैं. Line parallel to time axis मतलब object is at rest because velocity is 0. Right? Line perpendicular to time axis मतलब velocity is infinity. इसका मतलब the particle has different positions at the same instant of time, practically impossible. Then when you have angle constant, इसका मतलब theta constant मतलब tan theta constant मतलब v constant, velocity is constant, acceleration is 0. Then you have a graph which is bending towards the position axis, angle increases, tan theta increases, v increases, positive acceleration. Then you have a graph which bends towards time axis, theta decreases, tan theta decreases, v decreases, इसका मतलब retardation का केस है ये, right? Correct? ध्यान दो यहाँ पे, मैं किसी को बीच में कुछ भी पूछ लूंगा क्योंकि आई एम लुकिंग सम ऑफ यू पीछे बैठ के यहाँ वहाँ देख रहे हो. यहाँ ध्यान चाहिए. देन नेक्स्ट केस P and X. I think next case is of negative slope. Yes, it's of negative slope. So next case is like this.
अब मुझे बताओ कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। एंगल थीटा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या है? कांस्टेंट है। तो इस केस में थीटा कांस्टेंट तो है, लेकिन वो ऑब्ट्यूस है, ग्रेटर देन 90 है। और अगर एंगल ग्रेटर देन 90 हो, यू नो, ऐड शुगर टू कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, जो भी याद रहे वो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और थर्ड में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो जब तुम ऑप्टिक्स बोलते हो तो 90 से 180 का एंगल होता है वो। 90 से 180 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, तो ये नेगेटिव है। तो वेलोसिटी नेगेटिव। अब वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब होता है, एंड यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो, मैं बताता हूँ तुमको एग्जाम्पल। लेट्स से पार्टिकल यहाँ था और ये उसका ओरिजिन है। ओरिजिन को तुम पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोलते हो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जब पार्टिकल ओरिजिन से दूर जाए, मतलब वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, क्योंकि पोजीशन की वैल्यू बढ़ते जाती है। प्लॉट करके देखो ना, x1 टाइम t1 पे, x2 टाइम t2 पे, x3 टाइम t3 पे, तो ग्राफ कैसे आएगा? एक पॉइंट यहाँ आएगा t1 पे x1, यहाँ आएगा t2 पे x2, यहाँ पे आएगा t3 पे x3। तो ग्राफ कैसा आएगा? अप द हिल। क्या आएगा? अप द हिल। तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब ये भी होता है दैट द पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और नेगेटिव का मतलब क्या होगा फिर? इट इज कमिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, सो द पार्टिकल इज गोइंग टूवर्ड्स इट्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये तुम्हारा ग्राफ है क्लास के बाद, क्योंकि क्लास के बाद तुम गाड़ी निकाल के अपने घर पे जाओगे। योर होम इज योर ओरिजिन, राइट? तो मोशन समझना है, यू हैव टू ब्रिंग फिजिक्स इनटू रियल लाइफ। तो ये सारे के सारे तुम्हारे ही केसेस हैं। ये अभी का है बिकॉज यू आर सिटिंग एट रेस्ट, राइट? ये हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये तब होगा जब आप गाड़ी चालू करके थोड़ा आगे जाओगे और कांस्टेंट वेलोसिटी पे गाड़ी चलाओगे। क्योंकि गाड़ी स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ाते हो, फिर जब रोड खाली मिलता है तो थोड़ा सा कांस्टेंट स्पीड पे आ जाते हो। तो ये वो है। ये वो है कि रोड एकदम ही खाली मिल गया तो तुमने एक्सीलेटर एकदम ही घुमा दिया, स्पीड बढ़ रहा है। फिर ये वो है, सामने स्पीड ब्रेकर दिख दिया तो तुमने ब्रेक मार ली, स्पीड कम हो रहा है। और ये it is in general you are moving towards your home. So this is a graph of a particle returning to its origin. So particle going back to the point of reference, particle moving towards origin, towards point of reference, towards origin. Then next case, okay, fine. Next case is ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस। लेट मी ड्रॉ। एक ऐसा लाइन है, फिर उसके बाद ऐसा है, फिर उसके बाद ऐसा है, जैसा भी ड्रॉ करना कर दो। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो ये चार पार्ट्स है। सो लेट मी गिव इट नेम, ओ ए बी सी एंड डी। ये चार पार्ट्स है, ओ ए बी, बी सी और सी डी। ये चारों के चारों स्ट्रेट लाइंस है। इसका मतलब चारों टाइम इंटरवल में, ओ से ए इज वन टाइम इंटरवल, ए टू बी इज अनदर टाइम इंटरवल, बी टू सी इज थर्ड टाइम इंटरवल, सी टू डी इज फोर्थ टाइम इंटरवल। चारों टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, ओ ए में वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप है कुछ इसका, तो पॉजिटिव वेलोसिटी। ए बी में भी पॉजिटिव है, लेकिन ओ ए और ए बी का वेलोसिटी सेम नहीं है। ओ ए में वेलोसिटी अलग था, ए बी में अलग है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है। तो ओ ए represents particle moving with some constant velocity. AB represents the particle moving with some other constant velocity. BC represents particle moving with constant but negative velocity, क्योंकि slope negative है. And CD represents again the same negative velocity. So when you have lines with different slopes, इसका मतलब क्या होता है? That the particle is moving with different velocities in different intervals of time. हर एक इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन किसी भी दो इंटरवल में वेलोसिटी सेम नहीं है। गुड। तो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी मैं वो लिखूंगा नहीं, नोट्स में सब दिया हुआ है ये। देन लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर केस वेयर यू हैव टाइम एक्सिस हियर, दिस इज पोजीशन एक्सिस, और ये ऐसा ग्राफ आ गया। वैसे ये पैराबोला है, बाय द वे, दिस इज पैराबोला। एंड you should know what is a physical interpretation.
कोई भी एक टाइम का वैल्यू ले लो, कोई भी एक टाइम का वैल्यू ले लो, चलो टाइम का एक वैल्यू ले लेता हूँ t1। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि t1 टाइम पे पार्टिकल का पॉजिटिव पोजीशन भी है और नेगेटिव पोजीशन भी है, मतलब सेम टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल के दो पोजीशंस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अब यहाँ हो और घर पे भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? फिजिकली नहीं हो सकता, राइट? हाँ, तुम यहाँ हो लेकिन नींद में घर पे वो हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही टाइम पे तुम्हारा दो पोजीशंस है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि मैं कोई भी टाइम इंस्टेंट ले रहा हूँ तो उस टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल के दो पोजीशंस मिल रहे हैं, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस। देन यू है, और ये सारे हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, डोंट थिंक दिस इज थ्योरी। ये आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आता है सब ये, तो यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। देन हाउ अबाउट दिस? दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, यस। सिर्फ तुम देखोगे अगर पहले पार्ट में पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, राइट, एंड देन मूविंग अवे, ये भी तुम्हारा ही केस है। एग्जाम्पल, मान लो मेरे क्लास के बाद कोई और क्लास है आपका, आपको क्लास के बाद समझ में आया अरे मेरा तो बुक घर पे रह गया, तो आई गो होम, मतलब आई मूव टूवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ब्रिंग दैट बुक एंड गो टू द नेक्स्ट क्लास। सो मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन एंड देन मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, राइट? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यस, बट इट रिप्रेजेंट दैट इनिशियली वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब द पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स ओरिजिन। दिख भी रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है तो एक्स की वैल्यू कम हो रही है, और इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0, मतलब ये वो टाइम है जब पार्टिकल वापस कहाँ पे आ गया? ओरिजिन पे। मतलब पार्टिकल टुवर्ड्स ओरिजिन आया और फिर ओरिजिन से वापस से दूर गया, तो दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ना ये? हाँ बोले, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं जानबूझ के वर्ड्स को मिक्स करता रहता हूँ। आफ्टरनून का टाइम है, खाना खाए होते हैं सबको नींद आती है, थोड़ा जागते रहो, राइट? तो समवन इज लाफिंग, समझ गया? तो ठीक है, I understand you are human, no problem, but there's a problem if you sleep, you don't get marks. So next type of graph is position time के बाद कौन सा ग्राफ है? Velocity time graph. तो we will see different velocity time graphs and their interpretation, लेकिन उससे पहले velocity time graph से क्या क्या मिल सकता है वो देखते हैं। Position time graph से what information you can take out was velocity, slope is velocity of position time graph। तो velocity अगर फाइंड करना है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। पोजीशन टाइम ग्राफ से तुमको एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज अ वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमको दो इंफॉर्मेशन मिलते हैं। थोड़ा सा और मैथमेटिकली सोचोगे, क्योंकि ये मैथ्स ही है, तो पता तो ऐसा क्यों होता है। लुक, थोड़ा सा मैथ्स और फिजिक्स को तुमको कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ समझ में आएगा, नहीं तो मुश्किल है फिर। तो एक एक करके समझते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर ऐसा एक लाइन था, यहाँ पे एक पॉइंट था बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है लेटस से x2 y2, जिसको मैं बोल दूंगा xy। दूसरा पॉइंट है ए जो ओरिजिन पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? 0 0। क्या होता है? 0 0। वेरी गुड। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? y2 माइनस y1, y2 इज y, y1 इज 0, x2 माइनस x1, तो क्या आ गया? y बाई x। तो y बाई x इज स्लोप, अभी याद रख लेना इसको। लेट अस से मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है और मैं बोलता हूं ये y है, ये x है। व्हाट विल बी y इनटू x? व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो y इनटू x क्या है? ये एरिया है, क्या है ये? और y बाई x क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप है। तो याद रखना, जब आप y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करते हो तो स्लोप मिलता है, और जब y को x से मल्टीप्लाई करते हो तो एरिया मिलता है। अब जब तुम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे तो y एक्सिस पे पोजीशन प्लॉट किया था कि नहीं? किया था कि नहीं?
हाँ कि ना? और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था? टाइम। तो डायमेंशनली देखो एक्स अपॉन टी मतलब कौन? मीटर पर सेकेंड। इसलिए डायमेंशनली स्पीकिंग स्लोप से तुमको क्या मिल गया? वेलोसिटी। क्या मिल गया? वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, एम आई लुकिंग लाइक जोकर? नहीं ना? पक्का? नथिंग इज रॉन्ग विथ मी? पक्का? श्योर? यू आर लाफिंग, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। तो यहाँ ध्यान दो। गुड, राइट। मैं भी स्टूडेंट था, मैं आई हैव लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन माई वर्ड्स। नहीं तो फिर वो स्टूडेंट मोड ऑन हो गया ना, तो फिर डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। सीधा बैठो, बैठो सीधा। गुड। वाई एक्सिस पे अगर मैं पोजीशन प्लॉट कर रहा हूँ, पोजीशन मतलब एक्स, और एक्स इस पे क्या प्लॉट कर रहा हूँ? टाइम। तो अगर मैं y को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब मैं x को t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट इज x? मीटर। व्हाट इज t? सेकंड। मीटर सेकंड नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर मीटर सेकंड कोई यूनिट भी नहीं होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। रिमेंबर दिस। बट जब तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे, कौन सा ग्राफ प्लॉट करोगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो क्या होगा, अगर मैं y बाय एक्स करता हूं मतलब मैं वेलोसिटी बाय टाइम लेता हूं। व्हाट इज वेलोसिटी बाय टाइम? एक्सेलरेशन, क्योंकि मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बराबर। नाउ इफ आई, y पे कौन था? v, x पे कौन था? t, v इंटू टी, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या आ गया? मीटर। मतलब तुमको मीटर मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमको दो इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, एक है एक्सेलरेशन जो स्लोप होगा, और दूसरा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो एरिया होगा। क्या होगा? एरिया। तो अभी याद रखना बेसिक मैथ्स, दिस इज मैथमेटिक्स। तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम लॉजिक है। तो ये टाइम एक्सिस है, सिर्फ यहाँ पे भी वेलोसिटी एक्सिस है। टाइम t1 पे पहले तुम बोल रहे थे पोजीशन इज x1, अब बोल रहे हो टाइम t1 पे वेलोसिटी इज v1। बराबर। टाइम t2 पे पोजीशन वाज x2, अब बोल रहे हो वेलोसिटी इज v2। तो वापस से तुमको दो ही पॉइंट मिल गए, a और b। ए पॉइंट पे टाइम की वैल्यू t1 है, वेलोसिटी की वैल्यू v1 है। b पॉइंट पे टाइम की वैल्यू t2 है और वेलोसिटी की वैल्यू v2 है। बराबर, राइट। गुड। तो अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा ज्वाइन कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके, तो देन what will be this? t2 minus t1, and what will be this? v2 minus v1, और ये एंगल क्या है? थीटा है। वेरी गुड। तो बताओ स्लोप क्या आएगा फिर? स्लोप आएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये होता है एक्सेलरेशन, लेकिन यही क्या है? tan थीटा है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बराबर। गुड। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, राइट, एंड एरिया गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना। तो एक्चुअली तुमको तीन इंफॉर्मेशन मिल रही है, दो नहीं। एक तो एक्सेलेरेशन की, एक तो डिस्टेंस की, और एक किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो एक ग्राफ तुम्हारा तीन काम करने वाला है। वन ग्राफ कैन गिव यू थ्री इंफॉर्मेशन। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। लेट अस से हमारे पास ना ऐसा एक ग्राफ है। वॉट एवर शेप यू वॉन्ट टू टेक यू कैन जस्ट टेक। सिर्फ समझने के लिए मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है, और ये A3 एरिया है। मुझे अगर डिस्टेंस फाइंड करना है और मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो एक ही बेसिक डिफरेंस है, A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब डिफरेंस क्या है? पहली बात तो समझ लो कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिया था, ऑफिस बता देता हूँ। ओरिजिन से अगर पार्टिकल लेफ्ट साइड में गया -5 मीटर पे, -5 पे, राइट, तो व्हाट इज डिस्टेंस? 5 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? -5 i कैप, राइट। तो डिस्टेंस
नेगेटिव होता नहीं है। तो डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है तो यहाँ पे एक एरिया A2 क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव था। तो जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो बस एक काम करना, मॉड ले लेना, राइट। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो मॉड नहीं लेना। तो व्हेन यू add all the areas with mod, then you get distance, and if you add all the areas without mod, you get displacement. और अगर ग्राफ नेगेटिव साइड गया ही नहीं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। दिस इज द सेम केस जब पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं, इट इज मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो हमने देखा था, कल ही देखा था, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। now the clear? Then one by one again we will see various velocity time graphs and their interpretations. Various velocity time graphs and their interpretations. चलो फर्स्ट, बातें करना इज नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पहला ग्राफ, यू हैव T, यू हैव V. व्हाट डज दैट मीन? थीटा इज ऑफ कोर्स 0, तो tan थीटा इज 0, लेकिन यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम में tan थीटा क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम में क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आई मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बराबर, राइट। तो दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दिख भी रहा है ना, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। तो दिस डज नॉट मीन दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट। पोजीशन टाइम में if the line is parallel to time axis, then it represents that the particle is at rest. But velocity time में, when the graph is parallel to time axis, it represents constant velocity, which means that the particle covers equal distances in equal intervals of time in the same direction. हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करेगा इन द सेम डायरेक्शन। तो ग्राफ के एक्सिस रीड नहीं करोगे तो आंसर गलत आएंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ में सेम ग्राफ बताता है पार्टिकल एट रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सेम ग्राफ बता रहा है पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ पे। नंबर 2, वेलोसिटी टाइम नंबर 2, you have something like this. What is the angle here? 90 degree, tan 90, मतलब A equals to not defined, not defined is infinity। और इसका मतलब ये भी होता है, क्या होता है, that at the same instant of time particle has different values of velocity। सेम टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल के वेलोसिटीज के वैल्यू अलग अलग थे, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया, तुम एज एन ऑब्जेक्ट इस टाइम इंस्टेंट पे 0 वेलोसिटी पे भी हो, और तुम इसी टाइम इंस्टेंट पे 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पे हो, इसी टाइम इंस्टेंट पे तुम 50 पे भी हो, इसी टाइम इंस्टेंट पे 200 पे भी हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ओके गुड, नहीं हो सकता है, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है वो। देन थर्ड केस, T and V. How about this? एंगल कांस्टेंट है, वेरी गुड, एंगल तो कांस्टेंट है और एक्यूट है, तो A इक्वल्स टू tan थीटा भी कांस्टेंट है। और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म एनी मोर, द चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। मतलब क्या, अगर पहले एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड था वेलोसिटी, अगले एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, अगले एक सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर। तो इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेयर वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का पहला टाइप। गुड, तो वो टाइप बताए इसलिए थे कि अभी ग्राफ से समझना है आपको। सो दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
Then you have t here, you have v here, and you have a graph like this. Angle is increasing, angle increasing, or tan theta is increasing, tan theta increases मतलब a increases. So theta is increasing, which means tan theta, which is slope, is also increasing. मतलब एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग, एंड इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन मतलब होता है बेसिकली पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल का बढ़ते जा रहा है. देन टी एंड वी. ओके, which graph? This graph. What does this mean? Theta is decreasing, theta decreases, मतलब a also decreases, a also decreases. The rate at which the body is changing its velocity is decreasing. मतलब अगर पहले हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड चेंज हो रहा था, अभी 4 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, फिर 3 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, फिर 2 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, फिर वेलोसिटी में चेंज होना ही बंद हो गया, क्योंकि इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. राइट. इसका मतलब पार्टिकल का स्पीड कम होते 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 एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ गया. करेक्ट. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है. देन अभी 3 ग्राफ ऐसे हैं जो बहुत सिमिलर है, वेरी सिमिलर, मोर और लेस दे लुक सेम, सिर्फ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फिर. और क्योंकि ये अभी अगले टॉपिक में हमको लगने भी वाला है, तो ये तो पता होना ही चाहिए आपको. तो 3 ग्राफ है. आई विल ड्रॉ 3 ग्राफ साइमल्टेनियसली एंड देन वी विल सी हाउ टू इंटरप्रेट. और कुछ रह गया तो ऑफ कोर्स नोट्स में है, दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू. कुछ रह गया तो एक ग्राफ है which is something like this. एक है ऐसा और एक है ऐसा. And of course while drawing graph I am making sure कि सारे के सारे जगह पे एंगल इज सेम. तो ये एंगल अगर थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 ग्राफ्स. व्हाट इज फ्रॉम द फर्स्ट ग्राफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट ग्राफ? थीटा कांस्टेंट है, वो तो ठीक है, थीटा इज कांस्टेंट. आगे बताओ. थीटा कांस्टेंट मतलब tan थीटा कांस्टेंट, ठीक है, वो भी ठीक है. मतलब यूनिफॉर्म एक्सेशन है, वो भी ठीक है. आगे इसके आगे बताओ. हाँ, पार्टिकल. ओह, यहाँ पे पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं है. यहाँ तो तुम वेलोसिटी टाइम प्लॉट कर रहे हो, पोजीशन के बारे में क्यों हमको बोलना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन नहीं है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेरी गुड. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इज सम पॉजिटिव वैल्यू. तो जब पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक गाड़ी जा रहा था, तुम्हारा सडनली ध्यान गया. अब जब तुम्हारा ध्यान गया, तुमने पहला ऑब्जर्वेशन लिया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. उस टाइम पे जो वेलोसिटी था वो होता है इनिशियल. अगर उस टाइम पे वो पार्टिकल अपने ओरिजिन से दूर जा रहा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है. उससे पहले क्या था? वी डोंट केयर, वी स्टार्ट फ्रॉम व्हेन वी मेजर. उसके बाद के बात करो, पहले पता नहीं, पहले का आई डोंट केयर, क्योंकि हमको पता ही नहीं. तो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अ पार्टिकल दैट इज द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू 0. उस टाइम पे वो पार्टिकल अपने ओरिजिन से दूर जा रहा था विद सम वेलोसिटी, तो पॉजिटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव. राइट, करेक्ट, गुड, बराबर. दूसरा केस ऐसा है कि जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किया, तब उसने मूव करना स्टार्ट किया. मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0. एंड देन इट्स हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, बराबर. तो यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, वहां पे भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है. दैट इज द ओनली डिफरेंस.
तो इट हैज़ अ नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे तो u की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री ग्राफ्स। पक्का पक्का श्योर। अब अगर कुछ केसेस रह गए होंगे, एक दो रह ही जाता है, तो वो अभी आप खुद से कवर करोगे। वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बाय द वे, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस पता है क्या? कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कहाँ से आए? कहाँ से आए? कहाँ से आई इक्वेशन? तो ये इक्वेशन तुम ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वही देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन तुमको ये भी पता होना चाहिए, ये जो तुम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हो ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीनों में ए आ रहा है, और वो ए यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन चलते ही नहीं है। जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होने लग जाए, इसका मतलब कौन से दो ग्राफ, ये वाला ग्राफ और वो वाला ग्राफ, उसके लिए ये इक्वेशंस एप्लीकेबल ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, इंक्रीजिंग, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, तो ये यूनिफॉर्म केस नहीं है। तो जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो, वहाँ पे ये इक्वेशंस नहीं चलते हैं। तो तुम जब ये इक्वेशन यूज करते हो तो तुमने नोटिस किया होगा, नहीं तो अभी आगे से करोगे। जब ये इक्वेशन तुम अप्लाई करते हो, ए की वैल्यू नॉर्मली आपको कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू बताई होती है, 9.8, 5, 10 जो भी होगा वो, या फिर अगर ए पूछा भी होगा तो वो एक सिंगल वैल्यू मिलने वाली है। इसका मतलब ए इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन कहीं पे भी नहीं चलते, दे आर एप्लीकेबल व्हेन एक्सेशन इज यूनिफॉर्म। ओके, देन लेट अस से ये टाइम एक्सिस है, ये वी एक्सिस है। अब ऐसे मैं मान लेता हूं कि लेट द पार्टिकल बी एट x इक्वल्स टू 0 at t equals to 0 with some initial velocity u, with some initial velocity u, पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो बताओ ग्राफ कैसे दिखेगा? अभी तो बताया था t इक्वल टू 0 पे u पॉजिटिव आना, तो ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा आएगा ना? हाँ, अभी तो बताया। तो पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे है, लेकिन उसका वेलोसिटी 0 नहीं है, देयर इज सम इनिशियल वेलोसिटी। तो वो ऐसा ग्राफ दिखता है, बराबर, राइट? तो ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि ये हो गया आपका u वैल्यू एट t इक्वल टू 0, और ये पता होना चाहिए x एक्सिस की वैल्यू अगर 0 हो, x एक्सिस की वैल्यू 0 हो, तो पॉइंट कौन से एक्सिस पे होता है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस कौन है? v, और किसकी वैल्यू 0 है? t की। तो वो पॉइंट कहाँ होगा? v एक्सिस पे। और अगर y की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट कौन से एक्सिस पे होता है? पक्का यहाँ तक? तो ये बेसिक मैथ्स के बिना दिक्कत है। इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, ए पॉइंट। सो लेट्स से पॉइंट ए। अब लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी v at instant of time t. So let the velocity of the particle be v at time t, तो जब टाइम की वैल्यू t हो गई, यहाँ पे t दिखा देता हूँ, उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? v हो गई। तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे v वैल्यू दिखा देता हूँ मैं, दिस इज v वैल्यू ओवर हियर, v वैल्यू, एंड दिस इज इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो ये आपका आएगा समथिंग लाइक दिस, ऐसा आएगा, ऐसा। और ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है b।
सिंपल है, एकदम सिंपल है। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना था वेलोसिटी का, u, और t टाइम के बाद कितना हो गया, v। v हो गया, यस। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड गुड। सब कुछ अभी आप पूछता हो तो देखते हो क्या बोलते हैं। तो ये कितना यू है। इसको कुछ नाम देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी, इसको बोल देते हैं ओ। व्हाट इज सी टू बी, v माइनस यू, v माइनस यू, क्योंकि ये v था और ये u था, तो v माइनस। व्हाट इज a टू c, t, क्योंकि ये 0 था ये t था, तो ये t आ गया। अब ये ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर, ग्राफ समझा क्या, क्योंकि ग्राफ से इक्वेशन बनने वाले हैं। ग्राफ समझ में आया क्या, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू u थी, तो वो पॉइंट आ गया v एक्सिस पे। टाइम जब t हुआ तो वेलोसिटी की वैल्यू v हो गई, तो वो b पॉइंट आ गया। तो ये ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड यू गेट समथिंग लाइक दैट, ऐसा है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, याद करो। एक्सेलरेशन बाय टेकिंग स्लोप, एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय फाइंडिंग आउट द एरिया। ठीक है, तो एक बार पहले एक्सेलरेशन निकाल लो और एक बार डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो दो इक्वेशन तुम्हारे बन जाएंगे। कैसे, तो लेट अस फाइंड आउट एक्सेलरेशन। वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, यू नो दैट एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप कैसे फाइंड करते हो, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बोलना है, tan थीटा तो इसको थीटा बोल दूंगा। व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो v माइनस यू बाई टी, मतलब a क्या बन गया, v माइनस यू बाई टी। तो at क्या आ गया, v माइनस यू। तो फिर u को वहां शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा, अरे इधर एक ही बात है, इधर नेगेटिव साइड में ग्राफ गया ही नहीं, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज द सेम। मैंने इसलिए पहले स्पेसिफाई कर दिया था कि अगर नेगेटिव साइड में ग्राफ गया ही नहीं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स सेम, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन कभी चेंज हुआ ही नहीं। तो हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। तो अभी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया, यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, which is area of rectangle OACD plus area of triangle। ऐसे एरिया ऑफ ट्रापेजियम पता होगा तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ठीक है, एनीवेज नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हो, एस से। व्हाट इज द एरिया, इट इज OA इंटू AC, OA इंटू AC प्लस हाफ बेस, बेस इज AC, इफ यू नोटिस बेस इज AC इंटू हाइट इज CB, हाइट इज CB। OA की वैल्यू कितनी थी, OA की वैल्यू कितनी थी, U, AC कितना है, T, और अभी तुमने बोला AC कितना है, T, और CB कितना है, V माइनस यू, बराबर। लेकिन पिछले इस इक्वेशन से V माइनस यू खुद कौन है, AT, राइट, बट V माइनस यू इज AT, सो देयरफॉर S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 T और AT, तो ये बन गया हाफ AT स्क्वायर। तो S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
और अगर फ्यूचर में गलती से भी फिजिक्स में करियर करने का सोच रहे हो, बाय मिस्टेक कुछ भी पूछते हैं, हाँ 11th में क्या पढ़ा था बताओ। मैं मेरा मास्टर्स के प्रोजेक्ट के लिए गया था टू अ साइंटिस्ट, मास्टर्स का हमको प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो आगे का अगर पीएचडी करना है या रिसर्च में जाना है तो टीचर्स के लेटर लगते हैं, रिकमेंडेशन लेटर, और वो लेटर के ऊपर ही आगे का तुम्हारा डिग्री मिलता है, मतलब एडमिशन मिलता है। डिग्री तो बात दूर दूर की बात है। मैं पूछने गया प्रोजेक्ट का, मास्टर्स का, मुझे पूछ लिया अच्छा प्रोजेक्ट करना है मेरे पास, बोला हाँ तो बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कैसे करते हैं। कहाँ 11th, कहाँ मास्टर्स, 4 साल का गैप। तो कुछ भी पूछेंगे बोलेंगे आई शी टुक अ कॉइन आउट, सब थ्रो किया। बताओ इसके इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के बताओ। यू हैव टू नो दिस अगर करना है फिजिक्स में करियर तो, नहीं तो यू आर सेफ। गुड। देन अब बच गया लास्ट इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन के लिए काम करते हैं। व्हाट वी कैन डू इज व्हाट इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे होता है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस इज एस, टाइम इज टी। तो यहां से तुमको मिल गया एस इक्वल टू वी एवरेज टी। हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज ऑफ टू वैल्यूज? वन वैल्यू प्लस अदर वैल्यू डिवाइड बाय टू। तो वेलोसिटी की तुम्हारे दो ही वैल्यू है ना, एक है इनिशियल विच इज यू, एक है फाइनल विच इज वी। तो वी एवरेज तुमको वी एवरेज मिल जाएगा v प्लस यू बाय टू। तो देयरफॉर s इक्वल्स टू v एवरेज इज v प्लस यू बाय टू। एंड इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, यहां से तुमको t मिल जाएगा v माइनस यू बाय ए, एंड t इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए। तो यहां लिख दोगे v माइनस यू बाय ए। तो s इक्वल्स टू a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से आते हैं आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन थ्रू ग्राफ। आ गया 3 इक्वेशन? पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो पहला इक्वेशन कहाँ से लाए? पहला इक्वेशन लाए बाय टेकिंग द स्लोप, दूसरा लाए बाय टेकिंग द एरिया अंडर द कर्व, और तीसरा तुमने एवरेज स्पीड का डेफिनेशन यूज कर लिया एंड यू गेट द थर्ड इक्वेशन। सही है। तो यहाँ तक हमारा रेक्टिलिनियर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट हो गए खत्म। तो रेक्टिलिनियर मोशन आपको यहीं तक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू, इस चैप्टर का नाम स्टेट बोर्ड में हम वी आर इनटू जेईई नीट बैच, लेकिन सिलेबस तो थ्योरी तो सेम ही है। स्टेट बोर्ड में मोशन इन अ प्लेन है, और कॉन्सेप्ट सारे पहले किसके हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको मोशन इन 1D मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पता होगा, तो मोशन इन अ प्लेन इज नथिंग बट मोशन इन अ 1D का एप्लीकेशन। सिर्फ मोशन इन अ प्लेन, जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है, तो आपको याद है पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो पोजीशन वेक्टर में 2 कंपोनेंट होना, मतलब वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट्स होना? 2। ए के भी कितने कंपोनेंट होना? 2। इसका मतलब मैं 2D मोशन को, मतलब मोशन इन प्लेन को 2D ऐसा ट्रीट ही नहीं करने वाला हूँ। मैं बोलने वाला हूँ एक काम करो, 2D मोशन ना 2 टुकड़े कर दो और 2 1D बना दो, सिंपल करने के लिए। तो जब तुमको 1D पता होगा तो 2D समझेगा ना, इसलिए पहले 1D मोशन के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो मोशन इन 2 डायमेंशंस इन अ प्लेन। मोशन इन 2 डायमेंशंस इन अ प्लेन। इसमें सबसे पहले वी विल फाइंड द इक्वेशन फॉर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिराइव करते वक्त साथ साथ में एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी डिराइव करेंगे साइमल्टेनियसली।
थोड़ा सा चीजें अभी चेंज होगी, जैसे लास्ट केस में तुमने बोला लेट द पार्टिकल इज एट पोजीशन x1 एट टाइम t1 एंड पोजीशन x2 एट टाइम t2। वहां पे तो सिर्फ x1 x2 की बात कर रहे थे क्योंकि वहां पे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन था। जैसे ही मोशन 2D में आया तो मोशन के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलता, अब कितने चाहिए? दो। सो कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन, consider a particle moving in a plane, moving in a plane, और ये प्लेन को मैं जानबूझ के एक्स वाई ले रहा हूं, एक्स वाई प्लेन। देन द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल of this particle can be specified by two coordinates, specified by two coordinates x और y, क्योंकि मैंने पहले से x y प्लेन बोल दिया, two coordinates। अब एक काम करेंगे, ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल था p पोजीशन पे, p पॉइंट पे, ये एक्स वाई प्लेन है। इनिशियली वो p पॉइंट पे था, उसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 कॉमा y1, और t2 टाइम पे वो है q पे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 कॉमा y2, राइट। सो लेट द पार्टिकल बी at point P at time t1 with coordinates x1 y1, with coordinates x1 comma y1, and at time and at point Q at time t2 with coordinates x2 y2, with coordinates x2 comma y2। अब वेक्टर्स 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 पोजीशन वेक्टर तुम कैसे दिखाते हो? पोजीशन वेक्टर तुम कैसे दिखाते हो? यू ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट। तो ओरिजिन से p पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर है p बार और q पॉइंट तक है q बार। और अगर आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर को मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करूंगा, बहुत पहले हुआ था। उनको कोई उठा दो, sit straight, and if you're not well you can just go, no issues। okay, good। तो रिमेंबर p पॉइंट पे जब पार्टिकल था तब पोजीशन वेक्टर था p बार, q पॉइंट पे जब पार्टिकल था तो पोजीशन वेक्टर है q बार, एंड आई एम यूजिंग स्मॉल लेटर्स टू डिनोट। एंड देन ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर पोजीशन वेक्टर, इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था r बार इक्वल्स टू x I कैप प्लस y j कैप, where x is x coordinate and y is y coordinate। तो मुझे बताओ p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर p बार क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x1 y1 x1 y1। और q बार क्या आएगा फिर? जल्दी बोलो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और अगर याद होगा, अब बार बार मैं अगर बोल रहा हूँ कि आई नो यू मोस्ट ऑफ यू डू नॉट रिमेंबर। इफ यू रिमेंबर तो अगर याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम p टू q इज गिवन बाय, फ्रॉम p टू q इज, याद होगा आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर p q बार होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और तब वेक्टर्स के टाइम बताया था मैंने, मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चैप्टर लेता हूँ, उसका रीजन होता है क्योंकि अगर वो नहीं सिखाया होता पहले तो ये समझ में ही नहीं आता पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो अभी तो कम से कम ध्यान में आना चाहिए, इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। व्हाट इज फाइनल पोजीशन? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो ये आ गया आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। जिसमें i कैप है वो कॉमन निकाल लो, x2 माइनस x1 i कैप माइनस कॉमन निकाल, देखो अभी जिसमें i कैप था क्या कॉमन निकाला? i कैप। जिसमें j कैप है क्या निकलेगा? j कैप। लेकिन माइनस मत कॉमन निकाल देना, फिर प्लस y2 माइनस y1 j कैप।
अरे जे कैप आई कैप कैसे, जे कैप है वो, जे कैप, बराबर, राइट, गुड। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। हमको क्या चाहिए था, इंस्टेंट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो अभी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो, यू रिमेंबर व्हाट वाज वी एवरेज, इट वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कौन है, पी क्यू बार है, और टाइम क्या है, T2 माइनस T1 है, क्योंकि P से Q वो गया T1 से T2 टाइम के बीच में, तो टाइम इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और ये जो पी क्यू बार तुमने अभी फाइंड किया, तो देयरफॉर यू हैव एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये तुमने अभी फाइंड किया, ये क्या आया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, वेरी गुड। अभी तुमको सिर्फ कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, सो V एवरेज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन T2 माइनस T1 जे कैप। और ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, of average velocity, so it is x component of average velocity, और ये होता है y component of average velocity, बराबर, right, so this is x component of average velocity and that is y component of average velocity। और अगर तुमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा x बाय डेल्टा t, क्योंकि एवरेज को कैसे लिखते हो, डेल्टा, तो दैट इज डेल्टा x बाय डेल्टा t। so if you want you can write this average velocity as delta x by delta t I cap plus delta, बराबर लिख रहा हूँ ना, हाँ, डेल्टा y by डेल्टा t j cap। ये है एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए हो तो पता है आपको स्पीड स्केलर होता है, तो पता है आपको स्केलर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, पता है क्या ये आपको, यस। और आपको याद है क्या, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, तो v एवरेज x का स्क्वायर प्लस v एवरेज y का स्क्वायर, फिर वो तुम डेल्टा x बाय डेल्टा t स्क्वायर प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t स्क्वायर लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो मत लिखो, तो दैट इज व्हाट यू हैव, राइट। ये कहाँ आ गए हम, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पहुंच गए। यू स्टार्टेड बाय सेइंग एक पार्टिकल था जो P पॉइंट पे था, T1 टाइम पे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, T2 टाइम पे वो Q पे पहुंच गया, कोऑर्डिनेट्स x2 y2 थे। फिर तुमने P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना लिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और Q पॉइंट का बना लिया x2 i कैप प्लस y2 j कैप। फिर तुमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लिया P Q बार विच इज Q बार माइनस P बार, वो आ गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, बराबर, राइट। फिर तुमने बोला डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा एवरेज, तो तुमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिया बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, तो तुमको मिल गया दो कंपोनेंट्स x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 एंड y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 is x component of average velocity and the other is y component of average velocity। 3D होता तो फिर तीसरा भी आता, z2 माइनस z1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट। कुछ नहीं है, इट इज ऑल प्रैक्टिस ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स, कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं, इट्स लिटरली वेरी सिंपल, यहाँ ध्यान दो। सी someone said once to me long back, मैंने उसको पूछा अरे ये करना है मेरे को बट लग नहीं रहा कि मैं ये कर पाऊंगा लाइफ में, तो उसने बोला सही बात है, तो फिर मैंने बोला पर वो चीज कर पाऊंगा, बोला ये भी सही बात है, क्यों, बिकॉज इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट इन बोथ द सिचुएशंस। तुम सोचते हो कि मुझे करना है तो करते हो, तुम जब पहले से बोलते हैं मैं नहीं कर सकता तो तुम खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो, तो डू नॉट डिमोटिवेट योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू कीप अ फ्लो। ये कुछ नहीं है, इट इज टू सिंपल। अब ये तुमने कौन सा स्पीड निकाला और कौन सा वेलोसिटी निकाला, एवरेज। अभी क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस। डू यू रिमेंबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is याद है क्या,
is limit of average velocity as delta t tends to 0. तो v bar equals to limit of delta t tends to 0 और एवरेज तो तुमने अभी लिखा डेल्टा x बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा टी जे कैप. तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट. लिमिट का भी रूल है. अगर जैसे डेरिवेटिव का रूल था, डेरिवेटिव का रूल क्या था? डेरिवेटिव का रूल था अगर मेरे पास दो फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. तो ये भी वही है क्योंकि डेरिवेटिव लिमिट्स से ही आते हैं. तो लिमिट्स का भी वही रूल है. पहले टर्म का लिमिट प्लस सेकंड टर्म का लिमिट. ओके गुड. अब तुमको याद है कि लिमिट लेने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा हटा के क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? dx. तो dx बार, क्योंकि ये बार, अच्छा बार नहीं, आगे आई कैप लिखा ही है तो ठीक है. तो इट इज dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप. तो ये मिल गया तुमको इंस्टंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी है ये, वेक्टर है ये, वेक्टर. इंस्टंटेनियस स्पीड होता है मॉड ऑफ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर. तो ये जो dx बाई डी टी था ना, ये इंस्टंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट था और ये था y कंपोनेंट. तो ये मिल गया आपको इंस्टंटेनियस स्पीड. दिस इज इंस्टंटेनियस स्पीड. इंस्टंटेनियस स्पीड. बराबर. गुड. लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. खत्म करना पड़ेगा. लिंक टूट जाता है, लिंक, क्योंकि अभी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर अभी 10 मिनट में नहीं, मतलब 10 मिनट लगेंगे, तो अगर अभी 10 मिनट मैंने नहीं लिया ना, एक्सटेंड नहीं किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में 35 मिनट जाएंगे, क्योंकि ये पहले पूरा बताना पड़ेगा वापस से. लिंक्ड है ना, लिंक. तो पिछले टॉपिक में तुमने क्या बोला? जब तुम इंस्टंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे ना हम लोग, क्या कर रहे थे हम लोग, बताओ? एवरेज एंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी. अभी क्या निकालना है पता है? एवरेज एंड इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन. लुक, अब प्रॉब्लम क्या है? पिछले टॉपिक में हमने बोला कि t1 टाइम इंस्टेंट पे पोजीशन था p और t2 पे था q. p के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और q के थे x2 y2. लेकिन t1 टाइम पे जब पोजीशन p था तब हमने वेलोसिटी की तो बात ही नहीं की. तब वेलोसिटी v1 था और q पे क्या था? v2. सो लेट v1 बार एंड v2 बार बी द velocities of the particle at point P and Q, मतलब T1 और T2 टाइम इंस्टेंट्स पे रिस्पेक्टिवली. राइट. बराबर. इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है. अब सिंपल है. अब एक बात बताओ, मैंने अभी बोला था पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स थे? 2. तो वेलोसिटी में कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2. तो पहले मतलब P पॉइंट पे जब वेलोसिटी v1 बार था तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, v1x आई कैप प्लस v1y जे कैप. और v2 मतलब Q पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी कितना हो गया? v2 बार. राइट. मोशन 2D है ना? यस. पोजीशन वेक्टर में 2 कंपोनेंट्स है ना? यस. तो वेलोसिटी में भी कितने आएंगे? 2. तो ये क्या आएगा? v2x आई कैप प्लस v2y जे कैप. सही है. अब तुम ही बोल रहे हो, तुम सब बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि पहले P पे वेलोसिटी v1 था, Q पे कितना है? v2. मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हुआ है. तो फिर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बार इज, यू नो, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. तो therefore delta v bar is, what was v2 bar? It was v2x I cap plus v2y j cap minus v1 bar is v1x I cap plus v1y j cap. Correct. Good. अब
अब ऐसा करते हैं v2x i कैप प्लस v2y j कैप माइनस v1x i कैप माइनस v1y j कैप, जिसमें जिसमें i कैप है कॉमन निकाल लिया, v2x माइनस v1x i कैप प्लस v2y माइनस v1y j कैप। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। वी नो दैट, what do you know, average acceleration is change in velocity upon change in time, delta v bar by delta t। what is delta v bar? ये तो इतना लिखा है अभी, ये है ना, हाँ ये है। और what is delta t? t2 minus t1। अब इसके कंपोनेंट्स अलग अलग कर लो, तो therefore you have average acceleration equals to v2x minus v1x upon t2 minus t1 I cap plus v2y minus v1y upon t2 minus t1 j cap। ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, और ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। इसका मतलब तुम एवरेज एक्सेलरेशन को लिख सकते हो a एवरेज x कंपोनेंट i कैप प्लस a एवरेज y कंपोनेंट j कैप, राइट। ये एवरेज है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का अगर तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, राइट। और अभी आपको कंपोनेंट्स पता ही है, मतलब आई एक्सपेक्ट कि तुमको पता है इसको डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये कौन ये ए एवरेज एक्स, इसको बोलते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एक्स कंपोनेंट, ऐसा भी लिखते हैं इसको। नोटेशन में वेरी हो सकता है चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक्स को यहाँ नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिखते हैं। तो अभी नोट्स में मैंने ऐसा लिखा होगा, शायद ऐसा लिखा है क्या, कि लिखा ही नहीं है? हाँ कोई बात नहीं, फिर डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी। गुड। देखो 1.5 आवर का मेरा टाइम था, तो शांति से 1.5 आवर तक बैठना है। अगर नहीं बैठोगे तो फिर 1.5 का 1 आवर 45 मिनट्स कब हो जाएगा? आई हैव नो गारंटी फॉर दैट। हमारे एंड पे टारगेट्स होते हैं, हमारे एंड पे बहुत सारे चीज़ें होते हैं, हमको भी प्रेशर्स है, हमारे भी दिमाग में डेडलाइन है, हम दिखाते नहीं है, वी जस्ट मेक अ प्लान एंड वर्क। गुड। तो जितना ख़त्म करना है उतना करूँगा, तुम कितना भी पिच कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज एवरेज एक्स कंपोनेंट, एवरेज वाई कंपोनेंट। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज, how do you find out instantaneous? It is limit of a average, right, as delta t tends to 0. So this is limit delta t tends to 0. A average, what was a average? अभी तो लिखा है ये, अरे डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। तो जब तुम इंडिपेंडेंटली लिमिट्स लोगे, पहले का और दूसरे का, तो आपको मिल जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर यू हैव ए बार इक्वल्स टू, इसको लिख दोगे डी, तो डी वी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाय डी टी जे कैप। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, और इसको बोलते हो वाई कंपोनेंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, विच इज डी वी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। अब लास्ट में सबसे लास्ट,
नोट देखो क्या है, द थिंग इज बुक टू बुक लिखने का तरीका चेंज होता है। मुझे पता है नोट्स में मैंने क्या नोटेशन लिखे हैं, पर यहाँ पे तुमको मैंने जानबूझ के थोड़ा सा अलग बताया, क्योंकि यू शुड नॉट बी गेटिंग कंफ्यूज अगर क्वेश्चन आ गया तो। यू नो v इज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं अगर vx लिख रहा हूं तो वो होता है dx बाई dt। क्या होता है वो? और vy लिख रहा हूं तो पता है क्या होता है? dy बाई dt। तो vx की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ, vx की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ dx बाई dt, और साथ में क्या आएगा? आई कैप। और मैं vy की जगह पे लिखने वाला हूँ dy बाई dt, और ये क्या आएगा? j कैप। मतलब ये बन गया सेकेंड डेरिवेटिव d2x बाई dt स्क्वायर आई कैप, और ये बन गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y d2y बाई dt स्क्वायर j कैप। तो आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है, है ना? हाँ, तो ये ऐसा भी लिखा जाता है, वो वैसा भी लिखा जाता है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस। पक्का? गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।